आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 चैप्टर 4 सामाजिक न्याय के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है? हर किसी को उसका प्राप्य अर्थात प्राप्त देने का मतलब समय के साथ कैसे कैसे बदला है? तो इसका उत्तर है, हर व्यक्ति को उसको प्राप्य देने का मतलब न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग प्रदान करना अर्थात सबके साथ समान रूप से न्याय वितरण हो। यह बात आज भी न्याय का महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। आज इस बात पर निर्णय के लिए विचार किया जाता है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है अर्थात उसे क्या मिलना चाहिए। जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है अथवा अर्थात उसका अस्तित्व होता है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक को यह प्राप्य होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए आवश्यक है कि हम सभी व्यक्तियों को समुचित और समान महत्व दें। और इसी के अंतर है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार करके ही हम सब लोगों को उनका प्राप्य दे सकते हैं। आधुनिक समाज में बहुत से लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना सरल नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। इस विषय में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से एक है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। यह माना जाता है कि मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार भी शामिल हैं। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अतिरिक्त समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव न किए जाएं। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। इसलिए अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या होटल में कॉफी सर्व करने का, तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अर्थात सामाजिक न्याय की उत्पत्ति तभी संभव है जब तक सभी लोगों के साथ समान बर्ताव नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय की उत्पत्ति या स्थापना नहीं हो सकेगी। प्रश्न नंबर 2, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करो और प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर है, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है समान लोगों के लिए समान व्यवहार। तो इसका विवेचन हम प्रश्न 1 में कर चुके हैं, जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो इसको और एक बार और रिवीजन कर लेना। दूसरा है समानुपातिक न्याय अर्थात समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें हम यह अनुभव करें कि प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करना अन्याय होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यालय में अगर यह निर्णय लिया जाए कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को समान अंक दिए जाएंगे क्योंकि सभी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सभी ने एक ही परीक्षा दी है, तो यह स्थिति कष्टपूर्ण हो सकती है। तब यह अधिक उचित रहेगा कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता के आधार पर और इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। यही न्याय का
समानुपातिक सिद्धांत है। अर्थात यदि किसी एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक ही परीक्षा में सम्मिलित हों तो उन्हें उन सम्मिलित होने के आधार पर लोगों को समान अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वहां उस न्याय का समानुपातिक वितरण नहीं होगा। यदि उनकी योग्यता और उनके परिश्रम के आधार पर वहां उन्हें अंक दिए जाएं, तभी समानुपातिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। तीसरा है मुख्य आवश्यकताओं का विशेष ध्यान। न्याय का तीसरा सिद्धांत है पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने का सिद्धांत। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी अवस्था और अधिकारों की दृष्टि से न्याय के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनके परिश्रम के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक न देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपयोग करें, या कि समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत समान व्यवहार के सिद्धांत को अनिवार्यता खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है। प्रश्न नंबर 3, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इसका उत्तर है विशेष जरूरतों या विकलांग व्यक्तियों को कुछ विशेष मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना सरल नहीं होता, क्योंकि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए, शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें विभिन्न देशों में बर्ताव का आधार समझा जाता है। यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत उच्च स्तर के उपभोक्ता और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में एक समान बर्ताव करेंगे, और उनके ऐसा करने पर यह आवश्यक नहीं है कि परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण समाज होगा, बल्कि एक असमान समाज भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्तिसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रोल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया है? इसका उत्तर है जीवन में विभिन्न प्रकरणों में हमारे समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष और न्याय संगत भी। तो इसके लिए रोल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। रोल्स तर्क प्रस्तुत करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम स्वयं को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारा क्या स्थान होगा। अर्थात हम नहीं जानते कि किस प्रकार के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में जन्म लेंगे या निम्न जाति के, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे अथवा सुविधाहीन। रोज तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो कि इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम उस भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह समाज के अनेक सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रोल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। रोल्स आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और सामर्थ्य के बारे में पूर्ण अज्ञानता की दशा में प्रत्येक व्यक्ति आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने स्वयं के हितों को दृष्टिगत रखकर निर्णय करेंगे, चूंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सबसे बुरी स्थिति को दृष्टिगत रखकर समाज की कल्पना करेगा और स्वयं के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे,
लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित वर्ग में हो जहां वैसा कोई अवसर न मिले, तो अब क्या होगा? इसके लिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के विषय में सोचे जो कमजोर वर्ग के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। और इस प्रयास से यह होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हों, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के। इसके लिए असाधारण कार्यवाहियों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है, उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ को दृष्टिगत रखकर चीजों को देखेंगे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हों। और दोनों चीजों को साथ साथ चलना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेंगे जो सबसे बुरी स्थिति में जीने वालों के बीच पैदा हो, तब भी उनकी रक्षा कर सके। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमजोर न बना दे, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे स्वयं भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में जन्म लें। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को लाभ होना चाहिए, किसी एक विशिष्ट वर्ग का नहीं। या निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार अथवा उदारता का। इसलिए रोज तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करती है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रोल्स के सिद्धांत को, निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने को महत्वपूर्ण और सबल रास्ता तैयार कर देता है। प्रश्न नंबर 5, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं? इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? इसका उत्तर है, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की बुनियादी न्यूनतम जरूरतें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी मानी गई है। गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इसके लिए वह विभिन्न कार्यक्रम चला सकती है, निजी एजेंसियों की सेवाएं भी ले सकती है। राज्य के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, सभी नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्यवाही को निम्न में से कौन से तर्क से वाजिब ठहराया जा सकता है? क है, गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएं देना एक धर्म कार्य के रूप में न्यायोचित है। ख है, सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। और ग है, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। घ है, सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है। तो इसमें सही उत्तर है और सही तर्क है वह है अंतिम अर्थात घ। सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि अगले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे।